गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बार फिर इस क्लास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी क्लास का जो मुद्दा है वो है, जब भी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट का अध्ययन करने बैठते हैं तो हमारे सामने दो महत्वपूर्ण शब्द उभर कर आते हैं जिनका अर्थ हमें कंफ्यूज करता है, और इन सच एक्चुअल में अलग अलग विचारकों ने आज भी इसे अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, और वो दोनों शब्द आज की कक्षा में अपन लेकर चलेंगे। साई विधियों के संबंध में दो महत्वपूर्ण शब्द। पहला शब्द है निर्वचन। निर्वचन मीन्स इंटरप्रिटेशन, तथा अर्थान्वयन। अर्थान्वयन मीन्स कंस्ट्रक्शन। अर्थान्वयन मीन्स कंस्ट्रक्शन। ये दोनों शब्द जो हैं वो बड़े भ्रामक महसूस होते हैं जब भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हैं। तो आज की इस कक्षा में इन दोनों शब्दों की रिलेशनशिप, या यूं कहें कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। तो देखिए, हम विधि में या इस टॉपिक में इन दोनों की इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो हमें विभिन्न विधि शास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, और फाइनली आज भी हम ये कह सकते हैं कि हालांकि इन दोनों में अर्थ है, अर्थ का अंतर है, दोनों के अर्थ का अंतर है या दोनों शब्दों में डिफरेंस है, बट इन दोनों का क्लियर कट ग्राउंड हमारे पास नहीं है। इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है, या इस संबंध में हमारे पास कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है। फिर भी ये एक स्थापित सत्य है कि वर्तमान विधि में इन दोनों शब्दों में पूर्णतया भेद माना जाता है। इसी विभेद को हम समझें, इसके लिए मैंने आज की कक्षा में इन दोनों की इंटर रिलेशनशिप को 3 बिंदुओं में विभक्त किया है। देखिए, पहला बिंदु है जिसमें हम उन बातों का या उन मतों का अध्ययन करेंगे जो ये मानकर चलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स बोथ आर सेम, दोनों एक हैं। दूसरे बिंदु में अपन देखेंगे कि दोनों के मध्य विभाजन है, लेकिन विभाजन रेखा जो है वो बहुत ही कमजोर दर्जे की है, निर्बल है, क्षीण है या गौण है, या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य अंतर होते हुए भी हम इसे नेग्लेजिबल मान सकते हैं। कुछ मत इस कैटेगरी में हमारे सामने आए, और एक तीसरा जो मत हमारे सामने है वो है कि दोनों परस्पर भिन्न हैं। परफेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन 3 टाइटल्स में हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन शब्द की व्याख्या करेंगे। पहला मत जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों एक हैं। इस संबंध में देखो, हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण जो बात उभर कर आती है, या अधिकांश विधिशास्त्री या विश्लेषक इस बात के पक्ष में जो हैं, उनका मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से इसलिए अलग नहीं है क्योंकि इन दोनों को हम एक दूसरे के विकल्प के तौर पर देखते हैं, या इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। क्यों, वाई, इन दोनों को हम एक दूसरे का अल्टरनेट क्यों मानते हैं? या इस बात का समर्थन करने वाले विचारकों का मानना है कि इन दोनों से ही विधायिका के अर्थ को ढूंढा जाता है। कहने का मतलब है कि स्टैट्यूट्स का चाहे अपन इंटरप्रिटेशन करें या स्टैट्यूट्स का अपन कंस्ट्रक्शन करें, दोनों का मूल उद्देश्य किसी भी संविधि में या अधिनियम में विधायिका द्वारा रखे गए शब्दों का वास्तविक अर्थ ढूंढा जाता है, या विधायिक आशय को ढूंढा जाता है। इसलिए इस श्रेणी का समर्थन या इस टाइटल का समर्थन करने वाले कि ये दोनों एक हैं, उन विचारकों का ये मानना है कि दोनों के माध्यम से हम विधायी आशय को ढूंढते हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण विचारकों में अपन अगर किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहें तो सबसे ऊपर नाम आता है सदरलैंड का। सदरलैंड
का ये मानना है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है और इन दोनों में भेद मानना या भेद पैदा करना एक भ्रामक बात है, या इन दोनों में विभेद उत्पन्न करना या विभेद जताना एक भ्रामक स्थिति को पैदा करने के बराबर है, कंफ्यूज पैदा करना है। इसलिए इन दोनों में हमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। ऐसा किसका मानना है? सदरलैंड महोदय का। एक विचारक हैं क्राफोर्ड महोदय, वो कहते हैं कि इनके मध्य विभेद नगण्य है, इनके मध्य विभेद नगण्य है, नेग्लेजिबल है, इसलिए इनके बीच विभेद की बात करना हमारे लिए बेवकूफ़ी भरी या मूर्खतापूर्ण बात है। कहने का मतलब ये कि क्राफोर्ड महोदय इन दोनों में अंतर नहीं मानते हैं, लाइक सदरलैंड। कुछ विधि शास्त्री या विश्लेषकों का ये मानना है कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच जो विभेद है वो बाय नेचर नहीं है इनमें, और कुछ एकेडमिशियन लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है और उन्हीं की पूर्णतया हम इन दोनों के मध्य विभेद को मान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे विश्लेषक या इंटरप्रेटर या व्याख्यात्री ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच जो विभेद है वो विभेद एकेडमिशियन द्वारा निर्मित है। इसके अलावा ये केवल व्यक्ति विशेष के मत की बात ही नहीं है, कुछ न्यायालयों के मत भी हमारे सामने ऐसे आए हैं जो इन दोनों के मध्य विभेद मानने से पूर्णतया इनकार करते हैं। इस कड़ी में देखो, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस FW किटेल के वाद में जजमेंट दिया गया और उस जजमेंट में ये कहा गया कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों की नेचर एक है। इसके बाद में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के बाद में ये जजमेंट दिया, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जो विचारधारा है या मत है उसको इस वाद के निर्णय में दोहराया गया और ये कहा गया कि इन दोनों में कोई विभेद नहीं है। इस प्रकार पहली जो श्रेणी है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों एक हैं, इस संबंध में हम मुख्यतया जो वर्णन करना चाहते हैं वो पहली बात यह है कि विधि शास्त्रियों या विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों को एक दूसरे के विकल्प के तौर पे लिया जाता है या ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, इसलिए इनमें विभेद करना सही नहीं है। दूसरा, सदरलैंड महोदय ने ये कहा है कि इनमें विभेद करना एक भ्रामक बात है या एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। देखो, भ्रम पैदा करने वाली बात है, इसका मतलब क्या है? देखो, भ्रम और विभ्रम दो बातें होती हैं। भ्रम में एक यूनिवर्सल फॉल्स को हम लोग स्वीकार करते हैं, जबकि विभ्रम में हम स्पेसिफिक या इंडिविजुअल फॉल्स को स्वीकार करते हैं। बातें दोनों गलत हैं। तो सदरलैंड के इस मत को अपन देखें तो ये देखो कितनी बड़ी बात इसमें सदरलैंड महोदय ने कही है कि इन दोनों में विभेद करना एक भ्रामक स्थिति को पैदा करना है। इसका मतलब है कि एक ऐसा छद्म, एक ऐसा झूठ या एक ऐसी स्यूडो स्थिति को उत्पन्न करना है जो सभी लोगों को दुष्प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों के लिए गलत अर्थ प्रस्तुत करने वाली बात होगी अगर हम इन दोनों के बीच विभेद की बात करेंगे। बहुत सारे विचारकों ने ऐसा भी माना है कि ये अकादमिक लोगों की देन है, जिन लोगों ने या जिन एकेडमिशियंस ने अपने आर्गुमेंट, अपने विचार विमर्श, अपनी परिचर्चाओं, अपनी बहस या अपनी आलोचनाओं समालोचनाओं के माध्यम से अपना अर्थ प्रस्तुत किया है, उससे इन दोनों में एक विभेद जैसी स्थिति हमें महसूस हुई है। लेकिन इन सच या एक्चुअल बात यह है कि इन दोनों में विभेद नहीं है। और इस बात को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनाइटेड स्टेट वर्सेस FW किटेल तथा भारत के उच्चतम न्यायालय राजस्थान स्टेट बनाम द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इसी बात को
जजमेंट के रूप में भी प्रस्तुत किया है कि इन दोनों में विभेद नहीं है। तो इस प्रकार पहली श्रेणी कि इन दोनों के बीच भेद नहीं है, दोनों एक हैं, इसको प्रमाणित करने में ये कैश लॉज और इन विचारकों का नाम हमारे सामने मौजूद है। दूसरी कैटेगरी जो हमारे सामने आती है कि दोनों के मध्य विभाजन रेखा गौण या क्षीण है, नेग्लेजिबल है, या इन दोनों के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है या इन दोनों के बीच डिफरेंस पैदा करने वाली लाइन है वो मर्त्यप्राय है। इस संबंध में हमारे सामने जो मजबूत मत प्रस्तुत किया गया है या हमारे लिए जो विचार पुस्तकों में परोसा गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो डाइस महोदय की जूरिस्प्रूडेंस, जिसको अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया है। अपने इन वॉल्यूम्स में डाइस महोदय खुद कंफ्यूज है कि इन दोनों के मध्य डिफरेंस है या नहीं। देखिए, अपनी पुस्तक जूरिस्प्रूडेंस के 3rd वॉल्यूम ने डाइस महोदय ने ये कहा कि इन दोनों के मध्य विभेद है, और उस विभेद को उन्होंने इस प्रकार बताया कि निर्वचन जो है वो संविधियों में रखे गए शब्दों का शब्दार्थ अभिव्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये कि निर्वचन जो है वो संविधियों की भाषा में वर्बल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, एनसाइक्लोपीडियल मीनिंग पर बल देता है, या जहां हम शब्दार्थ ढूंढते हैं वहां हम निर्वचन करते हैं। ऐसा डाइस महोदय ने अपने जूरिस्प्रूडेंस के 3rd वॉल्यूम में माना है। इसके साथ साथ डाइस महोदय ने अपने जूरिस्प्रूडेंस के 3rd वॉल्यूम में यह भी कहा है कि जहां हम शब्दार्थ से हटकर संविधियों के शब्दों का आशय ढूंढते हैं, उनका भाव ढूंढते हैं, उनकी भावना को ढूंढते हैं, उनका इरादा ढूंढते हैं, वहां हम अर्थान्वयन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हम किसी भी मुद्दे की सप्रसंग व्याख्या के संबंध में 2 बातें करते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका भावार्थ क्या है, तो जहां हम शाब्दिक अर्थ की चर्चा करते हैं डाइस महोदय की इस पुस्तक के 3rd वॉल्यूम के अनुसार हम निर्वचन कर रहे होते हैं, और जहां हम किसी विधान या संविधि का आशय ढूंढ रहे होते हैं वहां हम अर्थान्वयन कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डाइस महोदय ने अपने जूरिस्प्रूडेंस के 3rd वॉल्यूम में ये बताया है कि इन दोनों में अंतर है। एक शब्दार्थ की बात करता है, दूसरा भावार्थ की बात करता है। लेकिन इन्हीं डाइस महोदय ने अपनी पुस्तक जूरिस्प्रूडेंस के 5th वॉल्यूम में 5वें संस्करण में हमें ये संसूचित किया है या हमारे लिए ये संप्रेषित किया गया है या ये लिखा है कि इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में डाइस महोदय इन दोनों के विभेद के पक्ष में थे, लेकिन लेटर फेज में डाइस महोदय इस हेडिंग से इस हेडिंग की ओर रुख कर रहे हैं। कहने का मतलब डाइस महोदय का मार्च जो है वो डिफरेंस से इनकी समानता की ओर या एकता की ओर बढ़ रहा है। दूसरा जो मोटा तर्क हमारे सामने आया है वो रूपर्ट क्रॉस का आता है। रूपर्ट क्रॉस ने जो पुस्तक लिखी है वो है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, और अपनी पुस्तक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में उन्होंने इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर बताते हुए ये कहा है कि जहां हम किसी संविधि के मुख्य आशय को ढूंढ रहे होते हैं, जहां हम किसी संविधि के मुख्य आशय को ढूंढ रहे होते हैं वहां हम निर्वचन कर रहे होते हैं। देखो, मेन मोटो, मेन उद्देश्य, मूल भावना किसी संविधि की हम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब वहां हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और यदि इस इंटरप्रिटेशन में हम उस संविधि के किसी भी आंतरिक या बाह्य उपकरण की मदद ले रहे हैं, इसका मतलब है हम उसका अर्थान्वयन कर रहे हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है कि हम रूपर्ट क्रॉस के इस विचार को देखें तो ये सर्कल रिलेशनशिप ये आती है हमारे सामने। जब हम मुख्य आशय को देख रहे होते हैं तो हम निर्वचन कर रहे होते हैं, और निर्वचन करने के साथ साथ हम उस संविधि के आंतरिक और बाह्य
उपकरणों की मदद उसके अर्थ को डिसाइड करने या उसकी भावना को ढूंढने में करते हैं तो हम उसका अर्थान्वयन कर रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर अर्थान्वयन में या किसी भी विधि के अर्थान्वयन में उसका निर्वचन शामिल है, या यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक निर्वचन अर्थान्वयन है लेकिन हर अर्थान्वयन निर्वचन नहीं हो सकता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है उसका दायरा या उसका स्कोप जो है वो इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा है। ऐसा अपनी पुस्तक स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में रूपर्ट क्रॉस ने लिखा है। अगली इन दोनों बातों से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं या इनसे साम्यता रखने वाले कुछ और विधि शास्त्रियों का अपन अध्ययन करते हैं तो हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि इन दोनों में विभेद है, इन दोनों में विभेद है, लेकिन इस विभेद को हम इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका कोई स्पष्टीकरण या मजबूत आधार नहीं है। इसलिए हम इन दोनों के बीच में जो विभाजन रेखा है, डिवाइडिंग लाइन है, उसको अपन गौण, क्षीण या बिल्कुल मर्तप्राय कह सकते हैं या नेग्लेजिबल कह सकते हैं। और कुल मिलाकर ये मत जो है वो लगभग पहले मत के करीब जाता है। माइनर सा डिफरेंस इस मत में हमें को देखने को मिल रहा है। तीसरी बात जो है, इसके पक्ष में जो बातें हमारे सामने आई हैं वो हमें ये बताती हैं कि दोनों परस्पर पूर्णतया भिन्न हैं, इन दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में देखो, मोटी जो बात निष्कर्ष के तौर पर हमारे सामने उभर कर आती है वो ये है कि निर्वचन जो है वो संविधि के शब्दों से विधायी आशय को ढूंढता है। इंटरप्रिटेशन संविधियों से विधायी आशय को ढूंढता है। कहने का मतलब जहां हम किसी भी संविधि के निर्माताओं के आशय को या जहां न्यायालय किसी भी संविधि के निर्माताओं के शब्दों के आशय को ढूंढ रहा होता है वहां हम निर्वचन कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्थान्वयन जहां हम करते हैं वहां विधि की भावना से अर्थ निकालते हैं, विधि की भावना से अर्थ निकालते हैं। तो ये बात जो है वो लगभग जो है वो डाइस के विश्लेषण के आसपास ही जाती है। कहने का मतलब ये है कि केवल शब्दों से आशय ढूंढना और आशय से आशय ढूंढना, कहने का मतलब यह है कि अर्थान्वयन जो है वो संविधियों के संबंध में निर्वचन से ज्यादा गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है। या किसी भी संविधि का सही विश्लेषण यदि हमें करना है तो निर्वचन की बजाय अर्थान्वयन हमें गहरा अर्थ प्रदान करता है। या किसी भी संविधि या स्टैट्यूट की गहराई तक जाना है तो निर्वचन की बजाय अर्थान्वयन हमें ज़्यादा मदद करेगा। इस संबंध में या इस श्रेणी के संबंध में कुली महोदय ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस में डिटेल से उल्लेख किया है और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में विभेद है। यहां देखो, अभी इस टॉपिक को अपन ने 3 टाइटल्स में क्लासिफाई करके समझने की कोशिश की है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों एक हैं, दोनों को एक दूसरे के अल्टरनेट के रूप में देखते हैं और इनमें विभेद करना भ्रम पैदा करने से ज़्यादा नहीं है। दूसरा मत है कि दोनों के मध्य विभाजन है, दोनों अलग हैं लेकिन इनका विभाजन जो है वो गौण है। और इस श्रेणी के विचारक ये मानते हैं कि जिस प्रकार हम पानी में दूध की बूंद डालकर मिलाकर ये नहीं कह सकते कि ये दूध है ये पानी है, ठीक ऐसी ही इन दोनों की स्थिति बताई जाती है। तीसरे श्रेणी के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता और दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा है। ऐसा डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस में कुली महोदय ने भी उल्लेखित किया है। अब रही बात, अपन इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम ये मानकर चलेंगे कि इन सच इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में पर्याप्त भेद है। हम इनके बीच एक मार्जिनल लाइन को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे इस वेन आरेख से मैंने आपको बताया है। या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया में किसी भी शब्दकोश में 2 शब्द ऐसे नहीं होते जिनका एडजेक्ट जो 100% मीनिंग है वो एक जैसा हो।
यहाँ तक कि जिन शब्दों को अपन पर्याय या सिनोनिम्स के रूप में पढ़ते हैं, उनका भी जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे जल और पानी, इन दोनों को हम एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, लेकिन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इनका अर्थ भी हमें अलग देखने को मिलता है। इस प्रकार हर शब्द की अपनी एक महत्ता है, उनका अपना एक कंडीशनल उपयोग है, यूटिलिटी है, और उनके अपने कुछ निजी स्कोप हैं, निजी मीनिंग है। तो यहाँ भी हम ये मानकर चलेंगे इस सब्जेक्ट में भी कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों एक नहीं है। इस प्रकार आज की कक्षा में अपन ने जो डिस्कशन किया है वो ये किया है कि निर्वचन और अर्थान्वयन में क्या संबंध है। तो यहाँ इस संबंध में आप ये वेन रिलेशनशिप लेकर चलेंगे। ये देखिए, अंदर वाला जो सर्कल है वो किसको बताता है? निर्वचन को बताता है, और बाहर वाला सर्कल जो है वो किसको बताता है? अर्थान्वयन को बताता है। कहने का मतलब है कि अर्थान्वयन का जो स्कोप या क्षेत्र है वो निर्वचन से ज़्यादा है। बाकी अपन अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक यू सो मच।